हेलो डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी अपने क्लास में करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 3 से एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस क्वेश्चन नंबर 3.27 से 3.30। ओके, तो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपका। यूज द पीरियोडिक टेबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस का आंसर करना है, यूज करना है किसका, पीरियोडिक टेबल का यूज करते हुए जो भी क्वेश्चंस दे रखा है ABC करके उसका आंसर करना है। ठीक है, तो अब है क्या कि आप या तो पीरियोडिक टेबल देख के कर लो आंसर, या फिर आप अपने आप बनाना सीख जाओ कि कैसे आप बता सकते हो। तो पीरियोडिक टेबल का यूज करके तो सबसे आसान होगा कि आप फटाक से पीरियोडिक टेबल को सामने रखें। लेकिन यहाँ पे एक और बात है कि पीरियोडिक टेबल यूज करना भी आना चाहिए कि कैसे देखते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके पास होना ही होना है, तभी आप कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं आपको, यहाँ पे क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई एन एलिमेंट विथ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर सेल। यानी 5 इलेक्ट्रॉन को अंडरलाइन किया है मैंने। 5 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल का मतलब हो गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है उसके पास, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो और 5 इलेक्ट्रॉन ही बताएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बताता है, ग्रुप नंबर बताता है। वैलेंस ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बताता है, ग्रुप नंबर को बताता है। ग्रुप नंबर को बताता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट बताता है। ठीक है ना, तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट बताता है। तो देखिए सबसे पहली बात क्या कि आपको मैं आपके बुक में शो कर देती हूँ कि किस तरीके से आप पता करेंगे। उसके बाद में कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगी कि कैसे कॉन्सेप्ट का यूज करके आप बना सकते हो बिना पीरियोडिक टेबल देखे। ध्यान से देखना। तो यहाँ देखिए ये आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसे दिया हुआ है पीरियोडिक टेबल। आप इसको देखें, और आपके पास अगर बुक है ना तो उसको भी निकाल के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके पास 5 है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली जो है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, NH2NP3। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह से लिखा गया है। एक तो पहले रोमन में लिखा गया है 5B, या फिर आप इसको 15 बोलेंगे। तो मॉडर्न जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़ते हैं, जो बताते हैं आपको, तो 1 से लेकर 18 बोला जाता है। ग्रुप नंबर 1 से 18, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन जब पीरियोडिक टेबल इतना मॉडर्नाइज नहीं हुआ था, जब आपका अर्ली स्टेज में था, पहले तैयारी की गई थी, बनाया गया था इसको पीरियोडिक टेबल को, तो वैसे उस टाइम में क्या हुआ था कि इसको रोमन अक्षर में, जैसे फर्स्ट ए सेकेंड ए, उसकी तरह से थर्ड ए करता हुआ आया, फर्स्ट बी सेकेंड बी ऐसे करके हुआ। ए बी क्या है, ये सारी बातें मैंने आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू बता रखी है कि ए कैसे पता लगाते हैं, बी ब्लॉक क्यों, ये बी क्यों यूज हुआ, यहाँ ए क्यों यूज हुआ, ये बताया हुआ है आपको, और बाकी सारी बातें बताई है। देखिए यहाँ लास्ट में आपके 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 5 हो गया यहाँ पे ग्रुप नंबर। और लेकिन 15 लिखने का तरीका कहाँ से आता है, देखिए 10 + 5 हो जाता है। 10 + 5 कैसे 10 होता है, ये 10 कहाँ से आता है, ये जो आप देख रहे हैं बीच का जो एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट लिखता है इसे, ट्रांजिशन मेटल। तो ये कितना है संख्या में, 10 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का गैप लिया जाता है, और जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको जोड़ दिया जाता है, यानी कि 10 + 5 कितना हो गया, 15 हो गया। जैसे यहाँ पे क्या है, 10 + 4 तो 14 हो गया, 10 + 3 13 हो गया। उसी तरह से 10 प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 10 + 6 16 हो गया। उसी तरह से ये 17 और लास्ट वाला 18 ग्रुप, इसको 0 ग्रुप बोलते थे, और आज भी 0 ग्रुप बोलते हैं, लेकिन इसको 18 ग्रुप भी हम बोल सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। बात आ गई समझ में आपके। तो नाइट्रोजन फैमिली इस ग्रुप में आता है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, नाइट्रोजन फैमिली। अब यहाँ पे आपने पीरियोडिक टेबल को देख लिया है, समझ लिया है, अब चलिए बनाते हैं। तो देखिए अब क्या है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है उसी चीज को, एलिमेंट बिलोंगिंग टू नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप 15। नाइट्रोजन फैमिली कैसे हुआ, नाइट्रोजन का जब आप लिखते हैं तो आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसके जस्ट नीचे फास्फोरस है 285, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। तो इसलिए ये 5 कैसे हो जाता है, 10 + 5। ये क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट का, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसका गैप है, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, 10 डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, +5 15 हो जाता है। तो इसको हम लोग नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट कौन है, नाइट्रोजन है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग उस ग्रुप का नाम बोला जाता है नाइट्रोजन फैमिली। ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन फैमिली, ऐसे करके। ओके, चलिए ये क्वेश्चन आई होप कि आप समझ गए कैसे करना है। तो देखिए कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा वक्त दे के ही समझेंगे आप, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कैसे होता है, 15 कैसे होता है। कहीं कहीं यहाँ पे भी फंस जाते बच्चे कि 5 तो समझ में आ रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, बट 15 कैसे। ठीक है, ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर बी है हमारा, आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट वुड टेंड टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन। अब समझो यहाँ पे कॉन्सेप्ट के लिए ये सारा क्वेश्चन है
कि आपको वैसे आइडेंटिफाई करना वैसे एलिमेंट को जिसको टेंडेंसी होती है टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी वाला एलिमेंट को पहचानो। तो आप सभी को पता है कि जो आपका जो पहला फर्स्ट ए, ठीक है, उसमें जो भी एलिमेंट हैं वो मेटल्स हैं और उनमें टेंडेंसी होती है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की। लेकिन जस्ट उसके बगल में जो सेकंड ए है उसमें भी जो एलिमेंट है वो मेटल्स हैं और उनकी टेंडेंसी होती है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो बस वही मैंने लिखा है यहाँ पे, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू अल्कलाइन अर्थ फैमिली। देखिए, फर्स्ट वाले को बोलते हैं अल्कली मेटल्स और सेकंड वाले को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। ग्रुप 2 हो गया आपका। और इसमें आप एग्जाम्पल लेंगे, मैग्नीशियम है तो देखिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, 2, 8, 2, और इसलिए देखिए ये 2 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसलिए क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। आप सभी को पता है कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है या फिर शेयर करता है, किसके लिए करता है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी अपने से नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए। क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में यह पता है आपको कि इनर्ट गैस जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, और सारे मेटल की टेंडेंसी होती है कि मेरा भी कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो जाए काश कि मेरे पास भी स्टेबिलिटी आ जाए। जैसे हम लोगों में अपनी टेंडेंसी होती है, हर आदमी काम करता है इसलिए कि मेरा कैरियर बिल्ड हो जाए, मेरा कैरियर आगे की ओर बढ़े और हम भी अच्छा स्टेबल हो जाएं अपने लाइफ में, है ना। तो उसी तरीके की बात है कि बस इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन और शेयर का काम इसलिए होता है कि स्टेबिलिटी चाहिए। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लूज होगा इसलिए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान है कि बशर्ते कि आप 6 इलेक्ट्रॉन लें। क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज आपने ये क्यों कहा, ऑक्टेट पूरा करने का एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि 6 इलेक्ट्रॉन ले 6 इलेक्ट्रॉन लेगा तो भी 8 हो जाएगा। तो माय डियर बच्चों, ये जान लीजिए कि 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ना लूज हो सकता है, ना आप 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी से कंप्लीटली गेन कर सकते हैं। 3 के बाद जैसे ही कुछ होता है, जैसे कार्बन का स्टार्ट होता है और शेयरिंग भी स्टार्ट हो जाता है, यानी जैसे 4 इलेक्ट्रॉन का नीड पड़ेगा आपको, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है शेयरिंग। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन आप नहीं ले सकते हैं, मैक्सिमम 3 तक कैपेसिटी है वो। और क्यों है, काहे है, ये सब बात आपको थ्योरी के अंदर पता चलता है कि कितनी एनर्जी खर्च होती है, उतनी एनर्जी आप नहीं दे पाएंगे, दैट्स वाई ऐसा होता है। ये सारी बातें अलग हैं। आप इतना मोटा मोटा अभी ये जान लो कि 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ना आप लूज कर सकते हैं कंप्लीटली और ना कंप्लीटली गेन कर सकते, उसके बाद शेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो इतना समझ गए, इतना समझाने के बाद समझ में तो आ ही गया होगा। मैग्नीशियम हो गया यहाँ पे, और मैग्नीशियम के जस्ट नेक्स्ट कैल्शियम है, तो इस तरह से उसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, कॉन्फ़िगरेशन देखते ही आप समझ जाते हैं इस बात को, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सी है हमारा, आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट वुड टेंड टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो भैया मेरे क्या है, अब कहता है क्या कि अब ऐसा आइडेंटिफाई करो जिसको टेंडेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की। अभी तो आपने लूज कराया, अब गेन करा लो। तो गेन कौन, देखो समझो, अब यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको ऑक्टेट गेन करना है। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर भाग जाएगा तो इसके आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो भाई मेरे, जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है ऑक्टेट के लिए, तो कोई भी एलिमेंट अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, गेन कर रहा है, इट मीन्स कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्टेट गेन कर लेगा। तो यानी उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी। तो क्या हो गया, एलिमेंट बिलोंगिंग टू ऑक्सीजन फैमिली। क्योंकि ऑक्सीजन का देखिए यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया था, यहाँ 16 मैंने लिख दिया था, 8 होता है ना एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का, ये सल्फर का लिख दिया था। तो ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हो गया। तो 2 और 6, तो इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 2 और 8। तो गेन की टेंडेंसी आपने देखी कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने का इसके अंदर टेंडेंसी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलिमेंट बिलोंगिंग टू ऑक्सीजन फैमिली क्या है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है, आ गई बात समझ में आपके।
चलिए एक क्वेश्चन है डी नंबर, तो ये आई थिंक कि आपके नए बुक में नहीं होगा। आप बहुत बच्चे पूछेंगे मुझसे कमेंट सेक्शन में कि मैम आपने ये क्वेश्चन कहाँ से लिखा, मेरे बुक में नहीं है। तो मैंने जो अभी आपको बुक शो किया था ना पीरियोडिक टेबल दिखाने के लिए, उस बुक में ये है, यानी कि मेरे पास तो वही बुक अवेलेबल है ना, तो मैं उसे जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दे रही हूँ। सीखने में कोई बुराई नहीं है, सीख लीजिए। आइडेंटिफाई द ग्रुप हैविंग मेटल वायर नॉन मेटल्स लिक्विड एज वेल एज गैस एट द रूम टेम्परेचर। तो इसका आंसर है ग्रुप 17 हैलोजन ग्रुप। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसी ग्रुप 17 के अंदर फ्लोरीन और क्लोरीन आता है जो कि गैसेस स्टेट में होता है और नॉन मेटल भी है ये, और ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है, और आयोडीन आपके सॉलिड स्टेट में होता है, और एंटीमनी जो होता है वो एक मेटलॉइड है। तो ये जितने भी प्रॉपर्टीज कह रहा था कि मेटलॉइड भी होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए, और लिक्विड हो एज वेल एज गैस भी होना चाहिए, तो आपने देखा कि गैसेस स्टेट में है फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। तो ये सारा फंक्शन किस ग्रुप में है वो मांग रहा था, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है ग्रुप 17 हैलोजन ग्रुप, जिसमें ये सारा अवेलेबल है। तो अपनी कॉपी में इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2.8 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, 2 मिनट में समझ जाओगे, अपने भाषा में इसको लिख भी पाओगे। ठीक है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अमंग ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट इज दिस, whereas that among group 17 element is this। तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन देखते ही समझ लिया कि ग्रुप फर्स्ट में जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो आपका क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, जबकि ग्रुप 17 का जो दिया है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ऐसा क्यों? फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट का रिएक्टिविटी बढ़ता है जबकि आपका 17 का घटता है, ऐसा क्यों होता है? तो एक्सप्लेन करना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लेंगे आप तो बहुत सारे एमसीक्यूज भी कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपसे बोलती हूँ कि यहाँ पे आपसे क्या कहा, रिएक्टिविटी बताओ। तो रिएक्टिविटी मीन्स व्हाट, जो टेंडेंसी आपके अंदर है वो आप में अगर बहुत अच्छे से है तो आप रिएक्टिविटी को शो कर रहे हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बात आप ऐसे समझोगे, मान लो आप स्टूडेंट, मान लो क्या हो ही स्टूडेंट, तभी तो पढ़ रहे हो ना, आप लोग स्टूडेंट हो, तो आपका क्या गुण होगा कि आप अच्छे से प्रॉपर वे में एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए एक गोल बना के पढ़ाई करें, ये आपका गुण है। अगर आप ये सारी बातों को अच्छे से फॉलो करते हैं देन यू आर गुड स्टूडेंट। ओके, ये आपने समझ लिया। तो बस वही है कि अगर एलिमेंट है उसका जो प्रॉपर्टी है, उसका जो गुण है, अगर वो अच्छे से फॉलो करता है तो वो रिएक्टिव है, और नहीं करता है तो नॉन रिएक्टिव है। तो बस इसी के हिसाब से हम लोग करेंगे काम। तो देखिए फर्स्ट ग्रुप जो एलिमेंट है वो मेटल है, और मेटल की टेंडेंसी होती है लूज करना इलेक्ट्रॉन। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? टू लूज द इलेक्ट्रॉन टू गेन फॉर ऑक्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्टेट गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करता है मेटल्स। तो अगर आपको जो इलेक्ट्रॉन लूज कराना है उसके लिए एनर्जी खर्च करना होता है, खुद से खुद नहीं इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, आप उसको एक्साइटेड करते हैं इलेक्ट्रॉन को। कैसे? आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करते हैं एनर्जी देकर, तो उस एनर्जी का नाम होता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। जो एनर्जी आप देते हैं वो एनर्जी का नाम, स्पेशल नाम होता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो देखिए अगर किसी मेटल को ज़्यादा आयोनाइजेशन इंथैल्पी चाहिए, यानी ज़्यादा हीट चाहिए टू लूज द इलेक्ट्रॉन, तो वो कम रिएक्टिव होगा ना, क्योंकि खर्च ज़्यादा होगा रिएक्टिव करने के लिए। लेकिन अगर हमारा एलिमेंट कम ही एनर्जी में इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो वो रिएक्टिव ज़्यादा होगा या नहीं? समझो इस चीज़ को, वो इस लाइन को आप रिपीट करके सुनिए। मैंने क्या कहा कि रिएक्टिविटी का मतलब है यहाँ कि इलेक्ट्रॉन का लूज करना, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है आप में। अगर आप वो इजीली कर पाते हैं इट मीन्स कि आप रिएक्टिव हैं, आपका मेटल रिएक्टिव है। अगर वो करने में ज़्यादा खर्च आता है तो रिएक्टिविटी लूज उसका कम है। ठीक है, तो यहाँ पे खर्च की बात क्या है? एनर्जी से है कि ज़्यादा हीट खर्च करना पड़ेगा तो वो रिएक्टिविटी कम होगा, और कम हीट में अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो वो रिएक्टिव ज़्यादा होगा। और यहाँ पे एक रिलेशन मैंने लिखा है, इसको आप लोग भी अपनी कॉपी में लिखो, नहीं दिमाग में लिख लेना, एकदम इजी है बच्चा लोग, कोई मेहनत नहीं। आयोनाइजेशन इंथैल्पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा
आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगा, यानी कि आपका जो मेटल है इससे जितनी दूर इलेक्ट्रॉन जाएगा, साइज बढ़ेगा मीन्स क्या, ऑर्बिट का नंबर बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का पकड़ घट जाएगा, यानी जो ये अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच वो पकड़ कमजोर हो जाएगी और आप इलेक्ट्रॉन को ईजिली बाहर कर पाएंगे, यानी कम एनर्जी देंगे, लेस एनर्जी देंगे और आपका इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिएक्टिविटी बढ़ गया, यानी साइज बढ़ता गया तो रिएक्टिविटी बढ़ता गया। ठीक है, तो उसी यहाँ पे उसी चीज को दिखाया गया है कि लिथियम सबसे बड़ा साइज कौन है आपका, नीचे की ओर साइज बढ़ता है ग्रुप में, नीचे की ओर आप जैसे जैसे मूव करते हैं तो साइज बड़ा होता चला जाता है। तो सीजियम का साइज बड़ा है इसलिए यहाँ पे ये रिएक्टिव भी ज़्यादा होगा, साइज बड़ा है, कम खर्च किया आपने एनर्जी, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो रिएक्टिव हो गया। उसी तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, लिथियम का साइज सबसे छोटा है इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन को जंप कराने में बहुत एनर्जी खर्च होगी, इसलिए ये लेस रिएक्टिव होगा। ऑर्डर आप समझ गए, जस्ट इसका अपोजिट हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हैं, मैंने समझा दिया है कहानी पूरी तरह से आपको कि क्या है कैसे है, और ये बात बस इसको ध्यान रखना आप लोग, बस समझ में आ जाएगा आपके। उसी तरह से ग्रुप 17 के लिए बात करेंगे। ग्रुप 17 में अब आप समझिए क्या है, ग्रुप 17 के अंदर जैसे ही आप जाते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, गेन होगा, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, गेन करेगा, तभी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो देखिए, रिएक्टिविटी इज लिंक्ड विथ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली, it is linked with electronegativity and electron gain enthalpy. Since both of them decreases down the group, the reactivity therefore decreases. मतलब ये किस चीज पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पे करता है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नीचे की ओर डिक्रीज करता है, इसलिए रिएक्टिविटी भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जो आपको दिया गया है, देखिए आपको क्वेश्चन में नीचे की ओर फ्लोरीन से नीचे की ओर आयोडीन, फ्लोरीन से नीचे की ओर आयोडीन पे जब आप आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा रहा है। तो बस उसी चीज को यहाँ पे मैंने लिखा है और समझा दिया है आपको अच्छी तरीके से कि क्या कैसे होता है काम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिख दिया है मैंने, F हैज़ लेस निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी देन क्लोरीन बट इट टर्न्स आउट टू बी मोर रिएक्टिविटी बिकॉज ऑफ इट्स हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी दोनों का वर्क करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज़्यादा है, आपके फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3.29 है, राइट द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ S, P, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है, ये ऐसे कॉन्फिगरेशन मैंने यहाँ लिखा है, बस आपको लिख के प्रैक्टिस कर लेना है कि S ब्लॉक एलिमेंट के लिए NS1 से 2, यानी S ब्लॉक में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाता नहीं है। ये सब मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ाया है ना, जहाँ पे क्वांटम नंबर, वहाँ पूरा डिटेल में समझाया है। तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ने आए हैं, चैप्टर नंबर 3, तो चैप्टर नंबर 2 पहले पढ़िए, बहुत ज़रूरी है उसको पढ़ लेना, तब आपको ये समझ में आता है अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो n देख रहे हैं ना, ये ऑर्बिट नंबर है, ऑर्बिट नंबर। तो ऑर्बिट नंबर 7 तक अभी हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि उसके आगे का भी कोई आविष्कार हुआ नहीं है एलिमेंट का, इसलिए हम लोग 7 तक ही जाते हैं, 8 पे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो P ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या होता है, NH2 NP1 2 6। ठीक है, यानी P में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। ठीक है, तो ये इसका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, ध्यान दीजिए, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक यानी बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो दिखाया जा रहा है आपको। ठीक है, फिर D ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए होता है N-1 D 1 to 10, NS1 2, N वेरीज फ्रॉम 4 to 7, 4 से 7 की ओर वेरीज करता है, कौन, N। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे N बराबर 4 रखोगे, आप समझ लो 4 रखोगे तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3D। 3 से स्टार्ट होता है D ऑर्बिटल का आना, 3 से स्टार्ट होता है D का, तब ना यहाँ से स्टार्ट आपका D ब्लॉक एलिमेंट पहला स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद उसी तरह से F ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए लिखा है, कॉन्फ़िगरेशन एकदम ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQs में आते हैं ये सारे क्वेश्चंस, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो N-2 F1 to 14, N-D
0 to 1। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो डी में तो 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहता है मैम, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो डिपेंड करता है कि जो आपका वो प्रिंसिपल का डायग्राम मैंने सिखाया है ना आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, कहाँ जाएगा, वो डिपेंड करता है। तो कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं n-1 d 0 से 1 और ns2, जहाँ कि n बराबर क्या होता है 6 और 7, यानी 6 और 7, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता क्योंकि एफ ब्लॉक आपको पता है 2 ही है। ठीक है, तो ये हो गया एफ ब्लॉक। तो इसको पढ़ के, इसको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, इसमें कोई मेहनत नहीं है, फटाक से हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3.30 पे, असाइन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स हैविंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या कहता है कि आपको पोजीशन ऑफ एलिमेंट बताना है जिसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये दे रखा है। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ 12वीं कक्षा का दिया हुआ है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि देखिए ये 12वीं कक्षा का है, तो इसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन्स 6। ठीक है, तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो ऑब्वियस है इसका आपका पोजीशन ऑफ द एलिमेंट हैविंग आउटर इतना। तो देखिए इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, हमारा ग्रुप हो जाएगा हमारा कितना 10 + 6 हो गया 16। और आपका पीरियड क्या हो जाएगा इसका, तो इसका देखिए यहाँ n बराबर 3 दिया है ना, तो पीरियड नंबर 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि n बराबर 3 है, तो ये n किसको रिप्रेजेंट करता है, अभी बताया है आपको ऑर्बिट नंबर को। और सेल नंबर या ऑर्बिट नंबर जो होता है, सेल या ऑर्बिट नंबर, यही बताता है किसको, यही बताता है आपके नंबर ऑफ पीरियड को, यानी किस पीरियड नंबर में होगा हमारा एलिमेंट, वो बताता है कौन, ऑर्बिट नंबर। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताता है ग्रुप को। और लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ गया वो कहलाता है ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। अगर ब्लॉक भी बताने की इच्छा है आपको किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट होगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, पी में गया, तो हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ n-1 d2 ns2। तो देखिए फॉर n बराबर 4, तो n बराबर 4 आप जैसे ही रखोगे यहाँ, तो 4 - 1 हो जाएगा, d2 हो जाएगा, ns2 n के जगह पे 4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका, ये देखिए 3d2 4s2 है ना। तो ये हो गया हमारा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, तो देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ डी में गया है, क्योंकि पहले ही 4s पहले भरता है, उसके बाद डी में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, जाता है, और वो प्रिंसिपल का जो मैंने आपको बताया डायग्राम उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 3d2 4s2। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जब कभी आ जाए तो उसके क्या करते हैं, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकालेंगे, डी इलेक्ट्रॉन प्लस एस इलेक्ट्रॉन करके, ये आप समझ लेना, ये डी ऑर्बिटल ये एस ऑर्बिटल, कहने का मतलब है मेरा। तो यहाँ पे मेरा 2 + 2 हो गया, यानी कि 4 हो गया। तो हमारा ग्रुप नंबर क्या हो गया, 4 हो गया, ग्रुप नंबर क्या 4। ठीक है, तो ग्रुप हो गया हमारा 4। और पीरियड क्या हो जाएगा आप बताओ, आउटर मोस्ट सेल जो होता है, देखिए यहाँ पे पीरियड नंबर कौन बताएगा, जो सबसे बड़ा ऑर्बिट नंबर होगा वो पीरियड को बताएगा। जैसे यहाँ पे तो 3 था, तो चलिए यहाँ भी 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, तो बता दिया 3। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप n बराबर 4 दिया है, तो यहाँ n के जगह 4 रखने पर यहाँ 3 आया, ये 4 आया। तो उसमें भी आपको मैंने पढ़ाया है, ये सब कुछ मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा रखा है आपको, कि जो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है वही पीरियड को बताता है। तो हाईएस्ट कौन है, यहाँ 4 है, तो 4 आपका पीरियड नंबर क्या हो गया हमारा, 4 हो जाएगा। 4 ऐसे लिखते हैं ना रोमन में, हाँ ऐसे ही लिखते हैं, गलत नहीं ना लिखा है, देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया पीरियड नंबर आपका 4। उसके बाद आपका ब्लॉक क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, डी में गया, तो ब्लॉक ऑफ एलिमेंट क्या हो गया, डी हो गया। ओके, क्लियर हो गया। उसी तरह से अब आप इसका बना सकते हो, खुद से भी अपना भी बना सकते हो, कोई मेहनत का काम नहीं है। n बराबर 6 है, तो n बराबर 6 यानी n-2 6 - 2 F7 दिया हुआ है, 6 - 1 D1 दे रखा है, 6s2। ठीक है, यानी हो गया आपका 6 में से 4 जाए, सॉरी 6 में से 2 गया 4, F7 और ये 5 D1 6s2। अब इसमें आपको बताना है, सबसे पहले ग्रुप बनाना है, उसके बाद आपको
पीरियड बताना है तो पीरियड तो आपने बता दिया 6। और ब्लॉक ऑफ एलिमेंट भी आप समझ रहे होंगे कि एफ ब्लॉक है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक एलिमेंट का ही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि मेरा ये पीरियड लिखेंगे। पहले क्यों लिख रही हूँ उसका भी रीज़न बताऊँगी आपको। पीरियड नंबर हो गया 6, ब्लॉक हो गया आपका एफ ब्लॉक, क्योंकि एफ ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद बारी आती है ग्रुप की। आप ग्रुप बताएंगे कैसे, तो याद रखिए कि एफ ब्लॉक एलिमेंट है तो उसका ग्रुप फिक्स होता है, वो 3 होगा आपका, 3 नंबर ग्रुप होगा। इसको आप 6 नहीं लिखना चाहते हैं तो रोमन में भी लिख सकते हैं, ऐसे 6 कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। तो ग्रुप नंबर क्या हो गया 3। ठीक है, तो ये चीज़ जो मैंने आपको अभी यहाँ बताया है उसका मैं थ्योरी आपको अभी दिखा देती हूँ। उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी पे लिख लें, अच्छे से रख लें। ठीक है, तो चलिए दिखाती हूँ। तो यहाँ देख लीजिए मैंने आपको लिख दिया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड। तो नंबर ऑफ सेल इज इन एलिमेंट रिप्रेजेंट द पीरियडिक पीरियड नंबर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल को आप ऐसे लिख लेना, हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर जो सबसे बड़ा होगा वही बताएगा पीरियड को। ठीक है, तो ये तो इजी गोइंग है। लेकिन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप में थोड़ा ध्यान रखते हैं। ग्रुप नंबर क्या बताता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताता है। ब्लॉक ऑफ एलिमेंट कौन बताए, ऑर्बिटल विच रिसीव द लास्ट इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल रिसीव करेगा वो बताता है। उसके बाद अगर एलिमेंट इज एस ब्लॉक है देन ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एस ब्लॉक एलिमेंट है, नो लफड़ा, आप कर सकते हैं। ठीक है, इफ द एलिमेंट इज पी ब्लॉक देन नंबर ऑफ ग्रुप कैन बी डिटरमाइंड बाई 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया था 10 + 6 = 16। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट है तो ये होगा, क्योंकि आपको पता है पी ब्लॉक तभी आता है जब डी ब्लॉक खत्म हो जाता है। डी ब्लॉक पहले बीच में 10 आता है, उसके बाद ना पी ब्लॉक स्टार्ट होता है, इसलिए 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ध्यान रखेंगे। उसके बाद इफ द एलिमेंट इज इन डी ब्लॉक तो ग्रुप नंबर क्या हो जाता है हमारा n-1 डी इलेक्ट्रॉन, मतलब डी इलेक्ट्रॉन जो है और ns इलेक्ट्रॉन को ऐड करके जो होगा वो आपका ग्रुप नंबर हो गया। और एफ ब्लॉक एलिमेंट है देन ग्रुप इज ऑलवेज 3 सिंस दीज एलिमेंट्स आर फॉर्मल मेंबर्स ऑफ ग्रुप 3। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और कॉपी पे रख लें। ठीक है, तो चलिए, और कोशिश करूँगी मैं इसका लगा दूँगी स्क्रीनशॉट आपको अगर पॉसिबल हुआ तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट के साथ आप समझ चुके हैं, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं। अगर कोई परेशानी आती है, कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए। आप लोग कमेंट किया कीजिए बच्चों, लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आप लोगों का कमेंट और लाइक, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है काम करने का। तो मिलते हैं इस आशा के साथ कि आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।